नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं लालचंद्र सिंह। तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में पार्टी के संकल्प पत्र को जारी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी तक जितनी पार्टियों ने यहां शासन किया, सभी ने तुष्टीकरण की राजनीति की। अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 साल बीजेपी के विकास और सुशासन को समर्पित रहे। गृह मंत्री ने कहा, जब भी जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा जाएगा, 2014 के बाद के ये 10 साल राज्य के लिए स्वर्णिम काल के रूप में चिन्हित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 370 हटने नहीं देंगे, हम 370 की वापसी नहीं होने देंगे। अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। आज धारा 370 और 35A बीते दौर की बात बन चुकी है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के संकल्प पत्र में स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का वायदा किया गया है। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा है कि जल संरक्षण सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता का विषय है। पीएम मोदी ने कहा कि यह एक प्रयास और पुण्य कार्य भी है। इस कार्य में उदारता भी है और जिम्मेदारी भी। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण जीवन का प्रश्न है। प्रधानमंत्री ने आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सभी जल संरक्षण प्रयासों में लोगों की भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां जब मूल्यांकन करेंगी तो पानी के प्रति हमारा नजरिया उनका पहला मापदंड होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह पानी की कमी से निपटने के लिए नई और नवाचारी तकनीक अपनाने का समय है। पीएम ने अपने संबोधन में जल जीवन मिशन के परिणामों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने देशवासियों से पर्यावरण के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की थी। उन्होंने बताया कि जब वृक्ष लगते हैं तो भूजल का स्तर तेजी से बढ़ता है। उन्होंने कहा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे अभियान से पानी की बचत हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारों में जल संचयन को लेकर जिस विजन की आवश्यकता होती है, पहले के समय में उसकी भी कमी थी। उन्होंने सरदार सरोवर बांध का भी जिक्र किया, जिसका काम दशकों से लटका पड़ा था। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात में सौनी योजना की शुरुआत हुई, जिसने पानी की अधिकता वाले क्षेत्र से जल संकट वाले इलाकों में पानी पहुंचाने में मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जीतने वाले शिक्षकों से बात की। पुरस्कार विजेता शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभवों को साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेवा प्रदान कर रहे हैं और आज के युवाओं को विकसित भारत के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी उनके हाथों में है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव पर चर्चा की और अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के महत्व के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक अपने छात्रों को भारत की विविधता का पता लगाने के लिए शैक्षिक भ्रमण पर ले जा सकते हैं, जिससे उन्हें सीखने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने सुझाव दिया कि पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़ना चाहिए और अपने अनुभव साझा करने चाहिए, ताकि हर कोई उनसे सीख सके। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 देशों के राजदूतों से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने इटली, आइसलैंड, इसराइल, सोलोमन द्वीप और नाउरू गणराज्य के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जापान के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री तारो कोनो से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान भारत जापान डिजिटल संबंधों को मजबूत करने, डिजिटल परिदृश्य में सहयोग और नवाचार के लिए संभावनाओं को तलाशने पर चर्चा हुई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा को बहुत सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि इस दौरान नए युग की तकनीकों, कौशल विकास, शिक्षा और सेमीकंडक्टर मिशन पर बहुत बड़ी पहल को अंतिम रूप दिया गया। भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में नेत्र अस्पताल का शिलान्यास किया। इस मौके पर बिहार में एनडीए के कई नेता उपस्थित थे।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार सरकार की नीतियों की सराहना की और कहा कि पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना अटल जी की सरकार में की गई और अब दरभंगा में भी कुछ ही सालों में ये बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी से उनका पुराना नाता है और दोनों पार्टियां मिलकर बिहार में पटना से लेकर दरभंगा तक विकास के लिए काम कर रही हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता है। एक मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य हमें बुढ़ापे के स्वास्थ्य देखभाल के बोझ को कम करने में मदद करता है। बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सुजीत कुमार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। धर्मेंद्र प्रधान ने सुजीत कुमार को बीजेपी में स्वागत करते हुए कहा कि जब वो बीजू जनता दल में थे तब भी ओडिशा के 10 साल के विकास गाथा में पीएम मोदी के योगदान की सराहना किया करते थे। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सुजीत कुमार ने बताया कि उन्होंने बीजू जनता दल की प्राथमिक सदस्यता और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा का विकास मेरी प्राथमिकता रही है। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी नेता पवन खेड़ा, हरियाणा कांग्रेस के प्रमुख उदय भान और हरियाणा के एआईसीसी प्रभारी दीपक बाबरिया की मौजूदगी में कांग्रेस में वो शामिल हुए। दिल्ली के अशोका होटल में टेक्निकल टेक्सटाइल की बढ़ोतरी और विकास को लेकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा, इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ समेत इस क्षेत्र के दिग्गज मौजूद रहे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने सतत सहयोग दिया है। इस क्षेत्र में भारत $3 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कि 2014 से पहले बिल्कुल नहीं था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के खाटू श्याम मंदिर में पूजा अर्चना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने तीनों सेना प्रमुखों से कहा है कि हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का अकेला देश है जो शांति का पक्षधर है, शुरू से शांति का पुजारी रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं, हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में संजौली में लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। संजौली मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के विरोध में एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मस्जिद अवैध बनी हुई है और मस्जिद की 4 मंजिलें अवैध हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में सभी धर्म के लोगों का सम्मान है, सभी लोग कानून से बंधे हुए हैं, लेकिन प्रदेश में प्रदर्शन के नाम पर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रकृति के एक एक जीव जंतु के प्रति भी हमारा दायित्व बनता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में ही 635 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में राष्ट्रीय राजमार्ग 93 पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा रोडवेज बस और लोडर के बीच ओवरटेक के दौरान हुआ। कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा ने जलवायु संकेतकों की निगरानी और रिकॉर्ड तोड़ने वाली स्थितियों की रिपोर्ट में कहा है कि अगस्त को विश्व स्तर पर संयुक्त रूप से सबसे गर्म अगस्त के रूप में रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया है। कोपरनिकस की अगस्त रिपोर्ट को लेकर कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की उप निदेशक सामंथा बर्गेस ने जानकारी दी कि वर्ष 2024 के पिछले 3 महीनों में सबसे गर्म जून और अगस्त ने रिकॉर्ड बनाया। देश भर में पूरे धूमधाम से हरतालिका तीज मनाई जा रही है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत महिलाएं रखती हैं। सुबह से ही मंदिरों में महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में अधिकारी कैडेटों की पासिंग आउट परेड की गई। साथ ही परमेश्वरन ड्रिल स्क्वायर पर एक मनमोहक मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले का शानदार प्रदर्शन भी किया गया।
कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री संजना गलरानी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की और कन्नड़ फिल्म उद्योग में काम करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महिला समिति बनाने का अनुरोध भी किया। कोलकाता रेप कांड में संबित पात्रा ने ममता सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। संबित पात्रा ने कहा कि ममता सरकार ऐसा क्या छुपाना चाहती है जिसके लिए पीड़िता के पिता को बार बार पैसे दिए जा रहे हैं। नीति आयोग के तत्वावधान में शुक्रवार को मेडटेक मित्र के लिए आयोग की 20वीं टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल सहित तमाम अधिकारी और वैज्ञानिक जुटे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ की स्थिति पर लगातार केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकारों को सभी अपेक्षित और समय पर सहायता प्रदान की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के खम्मम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ से प्रभावित हुए नुकसान का जायजा लिया। शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को मदद पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने किसानों की समस्याओं का समाधान का भरोसा दिलाया। आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से NDRF की टीमों ने अब तक आंध्र प्रदेश में 350 से भी अधिक लोगों को बचाया है और लगभग 15,000 लोगों को निकाला है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में व्यक्तियों का इलाज मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही फंसे हुए परिवारों को भोजन और राहत सामग्री वितरित करने में स्थानीय प्रशासन की सहायता भी की जा रही है। गृह मंत्रालय ने अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीमों का गठन किया है जो नुकसान का आकलन करने के लिए शीघ्र ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। साथ ही बाढ़ के कारण हुए नुकसान के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए गृह मंत्रालय को सुझाव देंगे। बाढ़ को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करें। मंत्रालय ने कहा कि बीमा कंपनियों को विशेष शिविर आयोजित करके दावों का निपटारा करना चाहिए। उधर गुजरात में भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, सूरत, भावनगर, अमरेली, साबरकांठा, मेहसाणा, बनासकांठा, पाटन और कच्छ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। तो वहीं 8 से लेकर 11 सितंबर तक केरल और 9 सितंबर को कर्नाटक में भी भारी वर्षा होने का अनुमान जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश वाले NGT के आदेश पर रोक लगा दी है। NGT ने गंगा में सीवेज के प्रवाह को रोकने की जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रहने पर इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया था। NGT ने 9 फरवरी को दिए गए आदेश में उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा था कि वो महज मूक दर्शक बना हुआ है और गंगा में सीवेज के प्रवाह को रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा रहा है। ICICI बैंक की पूर्व MD और CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली हुई राहत के खिलाफ CBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। कोर्ट ने चंदा कोचर, दीपक कोचर और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिट पोल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग नहीं चला रहा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग को तय करने दीजिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने संदीप घोष की याचिका पर सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया। संदीप घोष ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ करप्शन केस में CBI जांच का आदेश देते वक्त उनके पक्ष को नहीं सुना। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूषण स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक नीरज सिंघल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 16 महीने से जेल में बंद सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आगे देखेंगे फटाफट कुछ और खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो
निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ 100 और कुछ और खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का कमजोर रुख और चौतरफा बिकवाली के दबाव में शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1017.23 अंक लुढ़क कर 2 सप्ताह के निचले स्तर 81,183.93 अंक पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी निफ्टी भी 292.95 अंक यानी कि 1.17% का गोता लगाकर 24,852.15 अंक पर बंद हुआ। मिड कैप 1.41% और स्मॉल कैप 0.96% की गिरावट देखी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में घट और बढ़ के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार रहा। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे सप्ताह जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। इन 3 सप्ताह में ये लगभग 14 अरब डॉलर बढ़ चुका है। आंकड़ों के मुताबिक 30 अगस्त को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 683.987 अरब डॉलर पर पहुंच गया। भारत ने उभरते बाजारों के लिए जारी निवेश योग्य बाजार सूचकांक में चीन को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश ओवरऑल सूचकांक में भी चीन को पीछे छोड़ सकता है। इन इंडेक्स में भारतीय इक्विटी का कुल भार 22.27% है, जो चीनी शेयरों से आगे है। मॉर्गन स्टैनली नोट में बताया गया है कि भारत का बढ़ता सूचकांक भार उत्साह का संकेत हो सकता है। शेयर बाजार की तरफ लोगों का रुझान बढ़ने के कारण देश में डीमैट खातों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अगस्त में देश में 40 लाख से भी ज्यादा नए डीमैट अकाउंट खुले, जिसके कारण कुल डीमैट खातों की संख्या 17 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर गई है। साल 2024 की शुरुआत से अब तक हर महीने करीब 40 लाख नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। चालू वर्ष के शुरुआती 8 महीनों में करीब 3.2 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। बड़ी संख्या में डीमैट अकाउंट खुलने की वजह इस कैलेंडर वर्ष में आए नए आईपीओ का आना भी है। सेबी की ओर से की गई स्टडी में कहा गया था कि बड़ी संख्या में निवेशक केवल आईपीओ में हिस्सा लेने के लिए ही डीमैट खाते खोल रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच विभिन्न मोर्चों पर घमासान जारी है। बीते दिनों रूस के कुछ इलाकों में यूक्रेनी सेना के घुसने और तेजी से आगे बढ़ने के बाद हालात और नाजुक बन गए हैं। बचाव के बदले यूक्रेन आक्रामकता की नीति अपनाते हुए ज़ेलेंस्की अपने पश्चिमी सहयोगियों की मदद पर बहुत अधिक निर्भर हैं। ऐसे में वो बार बार ऐसे सैन्य उपकरणों की जरूरत जता रहे हैं जिन्हें रूस के अंदरूनी इलाकों में दूर तक मार करने के लिए प्रयोग किया जा सके। यूक्रेन की मदद के लिए पश्चिमी देश लगातार घोषणाएं भी कर रहे हैं। जर्मनी के उसी सम्मेलन में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $250 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता का ऐलान किया। इस बीच यूक्रेन के प्रमुख सहयोगी नेटो ने चीन पर जमकर निशाना साधा है। नेटो महासचिव ने आरोप लगाया कि चीन यूक्रेन युद्ध की आग में घी डाल रहा है। नेटो महासचिव ने चीनी सैन्य औद्योगिक क्षेत्र को चीन की लगातार सहायता पर सवाल भी उठाए। चीन पर यूक्रेन युद्ध को हवा देने का आरोप नया नहीं है। इससे पहले इस साल जुलाई में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो चीन की मध्यस्थता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की ने उस वक्त के बयान में चीन की रूस के साथ असीमित साझेदारी को वजह बताया था। उन्होंने कहा था कि मध्यस्थता के बजाय चीन को चाहिए कि रूस पर युद्ध को रोकने के लिए दबाव डाले। यूक्रेनी संसद ने दिमित्री कुलेबा की जगह एंड्री साइबिहा को देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त करने के लिए मतदान किया है। साइबिहा को 315 सांसदों में से 258 का समर्थन हासिल हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस पर रूसी राष्ट्रपति की टिप्पणी के बाद अमेरिका ने नाराजगी जताई है। अमेरिका ने रूस से चुनाव में दखलंदाजी से दूर रहने को कहा है।
हालांकि अमेरिकी बयान के बाद क्रेमलिन ने इसे सिर्फ पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब करार दिया। पेस्कोव ने कहा कि पुतिन की प्राथमिकता रूस की भलाई है, न कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। कीनिया में एक स्कूल में आग लगने से कम 17 छात्रों की मौत हो गई। पुलिस ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि गुरुवार की रात प्राइमरी में लगी आग के कारणों का पता नहीं चला है। आशंका है कि दुर्घटना में मारे जाने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कई बच्चों को गंभीर रूप से जख्मी हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राइमरी स्कूल में लगभग 800 बच्चे पढ़ते हैं। राष्ट्रपति विलियम रूटो ने इस घटना को भयानक और विनाशकारी बताते हुए कहा कि घटना के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन ने जानबूझकर टैक्स न देने के 9 आरोपों में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इससे पहले हंटर बाइडेन ने 2016 से 2019 के बीच जानबूझकर $14 लाख का टैक्स न देने के आरोपों से इनकार किया था। 54 साल के हंटर बाइडेन खुद को बेगुनाह बताते हुए मुकदमे का सामना नहीं करना चाहते थे, लेकिन अभियोजकों की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद वो दोष स्वीकार करने पर सहमत हो गए। जज मार्क स्कॉर्सी ने कहा कि दोष स्वीकार करने पर बाइडेन को अधिकतम 17 साल के जेल की सजा और $5 लाख से लेकर $10 लाख तक का जुर्माना देना पड़ेगा। सजा पर फैसला 16 दिसंबर को होगा। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद 135 राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने मानवीय आधार पर निकारागुआ में 135 राजनीतिक कैदियों की रिहाई सुनिश्चित की। ये राजनीतिक कैदी अमेरिका या अन्य देशों में कानूनी रूप में जाने से पहले ग्वाटेमाला जाएंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि रिहा किए गए सभी लोग निकारागुआ के नागरिक हैं। इनमें से एक ईसाई इंजील संगठन के सदस्य, आम कैथोलिक लोग और छात्र शामिल हैं। यह रिहाई अमेरिका और निकारागुआ के बीच महीनों की बातचीत के बाद हुई है। इससे पहले पिछले साल 200 से भी अधिक निकारागुआ के राजनीतिक कैदियों को रिहा करके अमेरिका भेजा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खेलों में पदक विजेताओं से फोन पर बात कर बधाई दी है। पीएम ने पैरा एथलीट हरविंदर सिंह, कपिल परमार, प्रणब सूरमा, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी और धर्मवीर से टेलीफोन पर बात करके उनको जीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों का पदक जीतना देश के लिए सबसे बड़ा उपहार है। उन्होंने खिलाड़ियों के इतने शानदार प्रदर्शन के पीछे उनके कोच के प्रयासों की भी सराहना की। पेरिस पैरालंपिक के पुरुषों के हाई जंप T54 स्पर्धा में भारत के प्रवीण कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रवीण कुमार ने 2.08 मीटर हाई जंप से एशियाई रिकॉर्ड के साथ पहला स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक के पुरुषों के ऊंची कूद T64 स्पर्धा में स्वर्ण जीतने पर प्रवीण कुमार को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, प्रवीण के दृढ़ संकल्प और दृढ़ता ने हमारे देश को गौरवान्वित किया है। कपिल परमार ने पैरा जूडो में भारत को कांस्य पदक दिलाने में सफलता हासिल की। 60 किलोग्राम पुरुषों के J1 वर्ग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कपिल परमार ने ब्राजील के खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक पर अपना ये कब्जा जमाया। विश्व डेफ निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के शौर्य सैनी ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। शौर्य ने 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन में स्वर्ण पदक हासिल किया, तो वहीं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में चेतन ने कांस्य पदक जीता। भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी कोच नियुक्त किए गए हैं। विक्रम राठौर T20 विश्व कप तक भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच थे। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। ज्योति बेरवाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पोर्तुगल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया है। वो शीर्ष स्तर पर 900 गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। दक्षिण अमेरिका के विश्व कप क्वालिफायर में ब्राजील का सामना इक्वाडोर से होगा। इसके बाद ब्राजील को मंगलवार को पैराग्वे का दौरा करना है। कोपा अमेरिका में क्वार्टर फाइनल से बाहर होने के बाद ब्राजील का यह पहला मैच है।
दूसरी वरीयता प्राप्त बेलारूस की आर्यना साबालेंका ने यूएस ओपन के महिला एकल के फाइनल में स्थान बना लिया है। उन्होंने सेमीफाइनल में अमेरिका की एम्मा नवारो को 6-3, 7-6 से हराने में सफलता पाई। छठी वरीयता प्राप्त अमेरिका की जेसिक पेगुला फाइनल में पहुंच गई हैं। पेगुला ने रोमांचक सेमीफाइनल में कैरोलिना मुखोबा को 3 सेट में 1-6, 6-4 और 6-2 से शिकस्त दे दी। भारतीय नौसेना की एथलीट एनसी सोजन ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता। उन्हें चैंपियनशिप की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट भी घोषित किया गया। ये उनकी 6.71 मीटर की व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ छलांग थी। और इसी के साथ आज के एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।